जय हिंद। पुलिस परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम सैयद। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद इस मकाम को हासिल किया है। कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी कि कड़े संघर्ष के बाद आईपीएस विशाखा जैन ने ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। विशाखा जैन जी, आपका स्वागत है पुलिस परिवार में। थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आईपीएस बनने का सफर कैसा रहा और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरा आईपीएस बनने का सफ़र, या मुझे ये कहना चाहिए यूपीएससी क्लियर करने का सफ़र, बहुत काफ़ी ऊंच नीच वाला था। कहीं चढ़ाई थी तो कहीं मुझे फेलियर का भी सामना करना पड़ा। तो जब मैंने 2015 में प्रेपरेशन शुरू की थी तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली गई थी और मुझे लगा था हो ही जाएगा। उस समय मुझे एग्ज़ाम का नेचर नहीं पता था। तो उस साल जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, जब मैंने 2-3 महीने की पढ़ाई की थी, तो मुझे लगा मतलब अब आगे तो हो जाएगा। लेकिन फिर पता चला, जब मेंस मैंने दिया तो मुझे समझ में आया इसका पैटर्न बहुत अलग है। ये हम जो 10th 12th और मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो उस तरह के एग्ज़ाम जैसा नहीं है कि आपको इतने मार्क्स लाने और आप पास हो जाओगे। इधर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग आपसे कम्पीट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, और मतलब आपको उन सब में से आपको चुना जाएगा। तो ये काफ़ी अलग तरीके का एग्ज़ाम है। तो ये मुझे एहसास हुआ अपने पहले अटेम्प्ट के बाद। उसमें भी मेरे दिमाग में ऐसे था, बिकॉज़ आई वाज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे था कि नहीं, मैं तो 2 साल में रिटर्न आ जाऊँगी। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, एग्ज़ाम समझने में 2 साल लग गए कि फिर उसकी तैयारी करनी है। इस बीच में मैंने 2 बार जॉब लिया है, फिर जॉब छोड़ा है, बीच में मेरी शादी भी हो गई थी। तो काफ़ी रोमांचक था, मेरी जर्नी काफ़ी रोमांचक रही है ये। आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अटेम्प्ट में फेलियर होने के बाद भी पांचवें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर की। तो वो जस्सा, वो जुनून, वो लगन कहाँ से आई? मैं इसका पूरा श्रेय अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि 4 अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, मेरे पापा ने मुझे ऐसे बोला, मैंने भी अपने लिए ऐसे ही कहा था कि अरे मैं फ़ेल हो रही हूँ बार-बार। तो मेरे पापा ने बोला, बेटा तुम फ़ेल नहीं हो रही हो, तुमने बस कम्पीट नहीं कर पाई हो। मतलब इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसमें फेलियर और सक्सेस नहीं होता। इसमें वेदर यू इट्स ओनली अबाउट वेदर यू आर एबल टू कम्पीट और यू हैव नॉट बीन एबल टू कम्पीट। तो पापा ने काफ़ी पॉज़िटिवली इस चीज़ को मेरे सामने लिया था और मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरा साथ दिया। मतलब उनका ऐसे कहना था कि तुझे जब तक पढ़ाई करनी है तू कर, वी आर देयर फॉर यू। तो इस दौरान मेरी मुलाकात स्मिथ से भी हुई थी और हमारे बीच में शादी भी हुई। तो स्मिथ वाज़ ऑल्सो देयर विद मी। तो मतलब फैमिली तो फैमिली, बट साथ में मतलब मेरे जो पार्टनर थे वो भी इतने अच्छे थे कि उनको भी ऐसे लगा कि नहीं, यू शुड, मतलब अगर आपने कोई सपना देखा है तो आप वो सपना पूरा करो। नोबडी वांटेड मी टू क्विट। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. यूपीएससी की तैयारी, आपने एग्जाम की तैयारी कहाँ पर की और कैसे की? तो यूपीएससी की जो तैयारी है, इसमें मैंने जब शुरुआत थी, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो मैंने कोचिंग क्लास लिया था। और मैंने दिल्ली जाके पढ़ाई की थी और मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की थी। लेकिन फिर उसी साल प्रीलिम्स के बाद मैं वापस घर आ गई थी और उस समय मेरा मेंस नहीं हुआ था उस साल। फिर मैं वापस मुंबई शिफ्ट हो गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। तो मैंने जॉब वापस ले लिया और मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद की जो मैंने पढ़ाई है वो बॉम्बे में रहकर जॉब के साथ किया। और लास्ट में जब मेरे हस्बैंड का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, फिर मुझे लगा था कि अब हमें, मतलब मुझे 100% डेडिकेशन के साथ एक अटेम्प्ट और देना चाहिए। तो उस साल मैं 2019 में फिर से दिल्ली गई, सेल्फ स्टडी किया पूरा, और उस साल का रिजल्ट पॉजिटिव आया मेरा। आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बताएंगे? माय हस्बैंड्स नेम इज स्मिथ लोढ़ा। ही इज़ फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र, and he's a 2019 batch IAS officer, and he's currently posted as project administrator tribal area subplan in Dahod district. आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? मेरी फैमिली में मेरे पापा डॉक्टर हैं। ही इज़ MBBS MS सर्जन एंड ही हैज़ हिज ओन प्रैक्टिस। वो अभी वापी में उनका हॉस्पिटल है, प्राइवेट पार्श्व हॉस्पिटल नाम है। और मेरे एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। बोथ आर कॉर्पोरेट लॉयर्स। मेरी बहन सीए है और कॉर्पोरेट लॉयर है। माई ब्रदर इज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। माई मदर इज़ अ होम मेकर एंड शी इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट।
आपने जॉब चार्टर्ड अकाउंट की कॉर्पोरेट लेवल में की, फिर आपको सिविल सर्विस में आने का की वजह क्या रही उसके पीछे की? तो मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुना था कि मुझे ये करना है, तब मैं 11th में थी, मतलब 16 साल की थी। तो उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं। तो मैं डेलॉयट में मैंने 3 साल काम किया। तो 3 साल रह के मैंने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किया है, बड़े-बड़े कंपनीज़ में। तो वहाँ पे काम करके मुझे 3 साल में उस तरह का जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं आया जिसकी मुझे अपेक्षा थी। मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन था कि समाज के लिए काम करना है। तो इस हिसाब से फिर मैंने मन में सोचा था कि अगर मेरा सीए फाइनल हो जाता है टाइम पर, तो फिर मैं सिविल्स को ज़रूर मौका दूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन शुरू की थी। कभी आपको ऐसे लगता था, आपने 2015 में भी अटेम्प्ट दिया, फिर ऐसे 4 अटेम्प्ट दिए, तो आपके साथ वाले लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके होते थे और आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होता था, तो दिल में कभी ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? नहीं, इस तरह का कॉम्पिटिशन कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने सीए कर लिया क्योंकि और आगे बढ़ गए। क्योंकि मुझे पता था कि मतलब आफ्टर 1 और 2 इयर्स, मतलब 2016 तक तो समझ में आ गया था कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी अलग किस्म का है। और अगर आपने कोई डिसीजन लिया है लाइफ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस डिसीजन पे फिर कायम रहो। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि पीछे रह जाएंगे, तो एक मेरे दिमाग में बस एक ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना था। ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए मैंने जॉब साथ में ज्वाइन कर लिया था अपने पहले अटेम्प्ट के बाद। फिर मैं वापस मुंबई जाके मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। कंपटीशन एज सच नहीं था, पर दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे रहता था कि नहीं, सिविल्स तो हमें क्रैक करना है। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Messenger, your social world in one place. शादी के बाद आपने यूपीएससी क्लियर किया। यस। तो शादी हो जाने के बाद भी आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा इस एग्जाम को क्लियर कराने में? तो शादी के पहले भी मेरे हस्बैंड ने साथ में प्रिपरेशन भी की है। और फिर उसका जब सिलेक्शन हो गया था, तो मुझसे ज़्यादा दुखी, जब मेरा नहीं हुआ था तो मुझसे ज़्यादा दुखी वो थे। और जब वो खुद अपनी ट्रेनिंग के लिए चले गए थे अटेम्प्ट के बाद और शादी के बाद, तो भी उनका तो पूरा सपोर्ट था। उन्होंने कभी एक बार भी नहीं बोला कि आपको नहीं रुकना है। मतलब ही वॉज देयर टू सपोर्ट मी ऑलवेज। वो ट्रेनिंग में रहते थे, तो ट्रेनिंग के अलावा जितना भी टाइम होता था वो मेरे साथ फ़ोन पे रहते थे कि कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, अगर स्ट्रैटेजी बनाना है तो हम साथ में बैठ के बना रहे हैं। तो पूरा थ्रू आउट मतलब वी वर देयर टुगेदर। आईपीएस बनने के बाद अभी आप एएसपी की पोस्ट पे लिमखेड़ा में हो, तो यहाँ किस प्रकार के क्राइम देखने को मिलते हैं आपको? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुखद जो, मतलब जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा दुख होती है कि वो एक है कि पॉक्सो के बनाव यहाँ पे बहुत बनते हैं। छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के प्रेम संबंध में आके भाग जाते हैं। ये दाऊद में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें 1-2 बनाव ऐसे होंगे जो शायद एक्चुअली कोई पॉक्सो का केस है, बट बाकी बनाव में बस ये हो जाता है कि वो भाग जाते हैं, पुलिस को मतलब एफआईआर लेनी होती है और हम लेते हैं, फिर उसमें हम कायदे से कार्यवाही करते हैं। तो मतलब इसमें ये होता है कि पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जिस घर से लड़की गई है, फिर वो समाज वाले बैठेंगे और फिर आगे यहाँ पे दावा वगैरह का सिस्टम है। तो वो सब चीज़ों से ये होता है कि वो औरत को फिर आगे जाके मजदूरी करके वो पैसा रीपे करना पड़ता है जो उसके ससुराल वालों ने मतलब उसके पियर पक्ष को दिया होगा। तो इससे ये होता है कि एक चक्रव्यूह बन गई है ये एक, मतलब जो तोड़ना बहुत मुश्किल है उसके लाइफ टाइम में। तो इस चीज़ों का अवेयरनेस के लिए मतलब हम ऑलरेडी बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। मैं आज भी एक सुबह स्कूल में ही जाकर आई हूँ और हमने वहाँ पे आयोजन किया था। 11 और 12वीं के जो बच्चे हैं, लड़के और लड़की दोनों, तो उनको हमने जागरूकता मतलब हम फैलाने की ट्राई कर रहे हैं कि पॉक्सो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब एज अ लॉ इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट। तो और आपका ये उम्र पढ़ाई करने की है, मतलब अभी आपको भले अट्रैक्शन हो रहा हो पर आपको अपने मन पे काबू रखना है और मतलब इस तरह से स्टेप्स नहीं लेने हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है दाऊद की, कि कम उम्र में नाबालिग लड़के लड़की भाग जाते हैं घर से। इसके अलावा किस प्रकार की समस्या दाऊद में? इसके अलावा यहाँ पे झगड़े होते हैं। उसकी भी रीज़न ये है कि यहाँ पे गरीबी बहुत है। तो छोटी छोटी चीज़ों में लोगों के बीच झगड़े हो जाते हैं, घास काटने के लिए, या मतलब आपके दिमाग में, आपके मेरे दिमाग में लगेगा अरे इसमें कुछ मैटर ही नहीं है, बट एक्चुअली इनके लिए ये बहुत बड़ी मैटर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों में झगड़े हो जाना। तो कितनी बार ये लोग ना उसमें आक्रोश में आके मर्डर वगैरह भी कर देते हैं, फिर इनको खुद ही रियलाइज़ होता है कि हमने मर्डर क्यों कर दिया, खुद ही पुलिस के पास कितनी बार आ भी जाते हैं कि अरे मुझसे ही गलती हो गई।
तो लोग काफ़ी अच्छे हैं, सीधे हैं, लेकिन बहुत गरीब है, यानी गरीबी यहाँ बहुत है। बहुत ज़्यादा है। दूसरा है, पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? महिला पुलिस या महिला महिला सिविल? पुलिस के लिए महिला पुलिस के लिए कुछ कुछ जैसे हमारे कुछ कुछ पुलिस स्टेशन है जो अभी जंगल विस्तार में है। जैसे मैं आज जहाँ पर जाकर आई तो वहाँ पे पुलिस लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है, तो महिलाओं को अप डाउन करना पड़ता है, फिर उनको अपनी खानगी व्हीकल में जाना पड़ता है। अगर अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे जानवरों के बहुत प्रॉब्लम्स है कि मतलब बीच में अगर दीपड़ू वगैरह आ जाते हैं तो ये सब इश्यूज हैं। फिर उसके अलावा हम जनरली अब क्योंकि महिला ऑफिसर्स काफ़ी आ गए हैं तो हम इनको बोलते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आप हमें बताइए। कितनी बार ये होता है कि दारू पिए हुए कुछ अगर बाहर के लोग आ गए हैं तो हो सकता है उनके साथ अच्छा वर्तन ना करें, बट हमने अपनी महिला पुलिस को काफ़ी सशक्त बना के रखा है, तो हमें नहीं लगता है कि वो ऐसे चुप बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लेते हैं। पर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम उनसे ज़रूर उनकी समस्याएं पूछते हैं। बतौर एक महिला होते हुए आपको लगता है कि महिलाओं के साथ जो अभी जो घटनाएं घटित होती है उस पे आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे विरुद्ध कोई घटना हो रही है तो हमें उसको छुपाने की जगह हमें सही टाइम पे पुलिस है, आपके परिवार वाले हैं, उनसे बात करनी चाहिए। कितनी बार ये होता है कि हम उस घटना को अटका सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज हमने किसी से बात नहीं की है इस बारे में। तो एक इसका ये पहलू है। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि कितनी बार नासमझी में जो कम उम्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मतलब 18, 19, 20, 21 साल की, तो उनके साथ आजकल साइबर बुलिंग बहुत हो रही है। मतलब सामने वाले लड़के को अपना वीडियोस भेज देना, फोटोग्राफ्स भेज देना, फिर वो सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, फिर आपको हैरेस करेंगे और उसके कारण ये लोग, बहुत सारी लड़कियां सुसाइड भी कर रही है। तो एक ये भी है कि ये नासमझी से हमें समझदारी की तरफ जाना है कि सोशल मीडिया का जो हमें यूज़ करना है वो कैसे करना है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि अरे भले मेरा हस्बैंड क्यों ना हो, मुझे वो वीडियो नहीं भेजना है ऑनलाइन, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं तो किसी और के हाथ में आएगा तो वो लीक हो जाएगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट बन रहे हैं, उसमें अगर हम उनको अवेयर करेंगे तो वो गुनाहों को हम अटका भी सकते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो प्रिवेंट हो सकती है। दूसरा कि यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह के आपको नजर में आते हैं? यहाँ पे बेसिक साइबर बुलिंग है जो मैंने आपको बताया। दूसरा यहाँ पे एक फाइनेंशियल एप्स का सिस्टम है। मतलब कोई भी अगर आप, क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हम आपको इतने हज़ार के लिए इतने लाख के लोन दे देते हैं, तो लोग उस लिंक पे क्लिक कर देंगे या फिर वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उनका पूरा डिटेल्स उनके पास चला जाएगा। तो इस तरह की भी घटनाएं बहुत होती है। फिर फेक डीलरशिप टाइप के केस होते हैं कि आपको अच्छा अंबुजा सीमेंट का डीलरशिप चाहिए तो फिर हम करवा देते हैं, मतलब, और वो लोग फेक होते हैं। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. बीते कुछ दिनों में गुजरात में कई सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। वो दुर्घटनाओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उस पर रोक लगाने के लिए पुलिस को और सरकार को किस तरह की ठोस कदम उठाने चाहिए? जैसे आप किस तरह की दुर्घटनाओं का बात कर रहे हो? सड़क दुर्घटनाएं। सड़क तो गुजरात में क्योंकि व्यवसाय ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है, बिजनेसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे व्हीकल्स का, और वो भी हैवी व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा वो है, मूवमेंट है। तो इसके कारण यहाँ पे जो हाईवे वगैरह है वो काफ़ी मतलब डेंस ट्रैफिक है यहाँ पर। मैं इसके पहले सूरत में थी तो सूरत में भी एक्सीडेंट के आंकड़े बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी जब मैं आई हूँ तो ग्राम्य विस्तार में भी बहुत आंकड़े ज़्यादा है। तो दाहोद अगर स्पेसिफिक बात करोगे आप रूरल एरिया में, तो यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटे छोटे लड़के हैं जो बाइक पे, मतलब उनको रेसिंग का शौक है और हाई स्पीड बाइक्स का शौक है, तो वो लोग स्पीड में चलाते हैं, तो इररिस्पॉन्सिबली चलाते हैं और कितनी बार तो वो लोग बालिग भी नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बस की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो क्रूज़र या झगड़ा वगैरह में लटक के लोग जाते हैं, तो उसमें अगर कोई दुर्घटना बनती है तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है उस कारण। तो इसमें अगर हम बस का मूवमेंट इंटीरियर एरिया तक कनेक्ट कर लें तो ये भी रोक सकते हैं हम। ग्रामीण एरिया में जो है नेशनल हाईवे वाली एरियाज़ है, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अपने जो मार्किंग्स वगैरह हैं वो क्लियर नहीं है। फिर कुछ एरिया है जिसमें नेशनल हाईवे पहले बन गई और डेवलपमेंट बाद में हुआ। तो अगर आप सूरत का और पलसाना वाला जो भी पूरा है स्ट्रेच देखोगे तो वहाँ पर ये है कि 2000 में नेशनल हाईवे सैंक्शन हो गया, वो लैंड एक्वायर हो गई, नेशनल हाईवे डेवलप हो गई, और जो फैक्ट्रीज आना शुरू हुए वो बाद में आए। तो वहाँ पे मजदूरी करते हैं एक तरफ
और गांव है सामने की तरफ तो वो लोग रोड बहुत क्रॉस करते हैं, तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के होते हैं कि उसके कारण। और हाईवे पे आपको कितनी बार अंधेरे में दिखेगा भी नहीं, और हर हाईवे के पूरे स्ट्रेच में आपको लाइटिंग नहीं है प्रॉपर, कि और होती भी नहीं है। जनरली गांव विस्तार जहाँ पे आते हैं वहीं पे सैंक्शन होती है, तो इस कारण काफ़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हमने तो यही करवाया था सबसे पहले। तो लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि आप जितने भी एरियाज हैं, जैसे आपका मीडियन स्टड होते हैं, तो वो स्टड आप लगवाओ, तो किसी का अगर ड्राइवर की आंख बंद भी हो गई तो वो इधर गया, लेन चेंज हो गया, तो उसे समझ में आ जाए। फिर रात को रिफ्लेक्टिव जो मार्किंग्स लगाते हैं, रंबल स्ट्रिप वगैरह लगाते हैं, वो सब हमें सही लगाना चाहिए। हाईवे पे 90 डिग्री पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। धीरे 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 मतलब सर्विस रोड के थ्रू रोड्स को हाईवे पे मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब हमारा ऑन पेपर इस तरह के रूल्स हैं, लेकिन फॉलो नहीं मतलब होते। एक्चुअली वो हो नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आप सूरत की बात रहे, सूरत और यहाँ में क्राइम किस प्रकार का अंतर है क्राइम में? सूरत में आपको हर तरह का क्राइम देखने मिलेगा। मतलब वहाँ पे अगर आपको एनडीपीएस भी हो रहा है, नारकोटिक्स भी हो रहा है, आर्म्स भी हो रहा है, प्रोहिबिशन भी है, तो अलग अलग चीटिंग के बहुत सारे केसेस हैं, लैंड ग्रैबिंग के बहुत सारे केसेस हैं। दाऊद ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे लोगों की ज़रूरतें बहुत छोटी है, और यहाँ पे काफ़ी रिपीटेटिव क्राइम है, मतलब यहाँ पे पैटर्न है। और यहाँ पे सीजनल क्राइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बाहर जाके मजदूरी करती है। तो वो लोग जब जिस सीज़न में, उनाड़ा के सीज़न में जब ये वापस अपने गांव आते हैं, तब यहाँ झगड़े ज़्यादा होंगे, तब यहाँ क्राइम ज़्यादा होगी। फिर ये वापस चले जाएंगे तो थोड़ा सा लीन सीज़न आएगा। फिर यहाँ पे जैसे बारिश के टाइम पे जो घास वगैरह है वो थोड़ी ऊंची हो जाती है, तो हाईवे रॉबरी वगैरह होती है। फिर उस समय फिर थोड़े दिनों बाद वो कम हो जाती है। तो इस तरह का क्राइम पैटर्न है यहाँ पे। दाऊद को समझने के लिए आपको पूरे साल यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये 3 महीने ये क्राइम होता है, 3 महीने ये क्राइम होता है, ऐसा। जुगाड़ का श्रावण का सीजन है तो जुगाड़ के केस ज़्यादा होंगे। तो काफ़ी सीजनल है यहाँ पे पैटर्न। आज के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है? जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसमें ना 2 तरह के लोग होते हैं। मतलब एक तो होता है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, तो वो जैसे मेवात हो गया या दिल्ली में बैठ के, तो वो कॉल सेंटर्स, प्रॉपर कॉल सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। दे आर हाईली स्किल्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उनके जो सिम कार्ड्स होते हैं वो डमी होते हैं, जो वो नंबर्स यूज़ करते हैं वो डमी होते हैं, जिसके नाम पे सिम कार्ड होते हैं वो लोग डमी होते हैं। तो उसमें ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो उसमें अगर आपको करना है तो आपको टास्क फोर्स बना के वहाँ लोकल पुलिस को जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है वो। और एक होता है साइबर क्राइम, जो जैसे हैरेसमेंट का मैंने बोल दिया कि वो हो गया। फिर OLX फ्रॉड के केस हैं, तो वो भी मतलब मेवात वगैरह में ज़्यादा होती है, तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड उसमें आएगा। और कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग नहीं है, और वो लोग साइबर क्राइम आता है इन द सेंस कि वो लोग इंस्टाग्राम या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। तो अगर आपसे पैसा ले लिया, फिर हम ट्रेस कर पाएंगे थोड़ा बहुत उस केस में। Circle Technology Innovation Private Limited presents Circle Meet, where connections come full circle. खाकी की खूबसूरती क्या है? खाकी पहनने के बाद उसकी खूबसूरती आपके मुताबिक आपको क्या लगी? सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक बार आपने पहन लिया तो आपको उतारने का मन नहीं करेगा। मतलब आपको लगेगा कि मुझे यही, क्योंकि खाकी से आप लोग जिस तरह से आपको देखते हैं उसका नज़रिया चेंज हो जाएगा। जब आप खाकी पहनोगे तो आपको लगेगा अच्छा, मतलब अब लोग मुझसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं। मेरे अगर कंधे पे कुछ तारे लगे हुए हैं तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी है, जिसकी अपेक्षा करते हुए लोग आपको देखते हैं। मतलब कितनी बार अगर आप स्कूल वगैरह में जाओगे तो बोलेंगे अरे पुलिस ना मानस हटा। कितनी बार गांव में, आज एक स्टोरी सुन रही थी तो उसमें बोले रिटायर्ड पुलिस वाले थे तो उन्होंने कायदे के बारे में बताया। तो लोगों को कितनी बार मैंने गांव में वगैरह में तो ये देखा है कि उनको लगता है गवर्नमेंट मतलब पुलिस, क्योंकि उन लोग सरकार के किसी और डिपार्टमेंट को नहीं जानते। उनको पता है बस पुलिस के पास जाना है, तो पुलिस के पास जाने से सारा निराकरण हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी है कि हमें, मतलब वी हैव टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। जो समाज की हमसे अपेक्षाएं हैं, हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। दूसरा कि आम लोग और पुलिस के बीच में एक दूरी रहती है, तो उस दूरी को कम करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हम गांव-गांव विजिट करना चाहिए। जिस गांव में जिस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। जैसे आज मैं
एक स्कूल में गई थी तो मुझे पता है कि उस गांव में पॉक्सो के बहुत सारे केसेस होते हैं, लड़के लड़की भाग जाने के, तो स्कूल में मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को ही समझाओ कि वो नहीं जाएं। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि आपको पुलिस से डर लगता है, तो वो बोले नहीं। तो गुजरात पुलिस तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा, और हर ज़िले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमारी प्रॉपर शी टीम है जो थोड़े थोड़े दिनों में सीनियर सिटीजन से मिलना है या महिलाओं से मिलना है, बच्चों से मिलना है। हम बच्चों को पुलिस स्टेशन विजिट भी करवाते हैं ताकि लोगों को डर ना रहे कि पुलिस स्टेशन आने का कोई डर होता है कितनी बार लोगों को। तो वो मैंने अभी तक देखा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि लोगों के दिमाग में अब ऐसा नहीं है कि पुलिस के सामने जाने में मुझे डर लग रहा है या पुलिस को कुछ बोलने में हमें डर लग रहा पुलिस है। एक डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि हर आम लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। हाँ, किसी भी समस्या होती है तो लोग पहले पुलिस के पास आते हैं। यस। थोड़ी पढ़ाई की बात करें सर, तो आज जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट है, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को सबसे पहले उनको कहना है कि पहले आप एग्ज़ाम को समझो, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि अगर आप सपोज़ मेरे जैसे हो जो गुजरात से गए हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को तो काफ़ी एक्सपोजर होता है, तो मुझे एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था। तो जब जैसे सर ने बोला था कि मैं फ़ेल हो गई, तो मुझे भी यही लगा मैं फ़ेल हो गई। तो उसके कारण हम खुद पे बहुत हार्श हो जाते हैं। तो वो नहीं होना है, आपको एग्ज़ाम समझना है कि इस एग्ज़ाम में कई लोगों के साथ ऐसा होता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब जो चीज़ें एक साथ आएँगी तो ही आप क्लियर कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट गोज़ इनटू द प्रिपरेशन। पहली चीज़ ये, फिर एग्ज़ाम समझने के बाद आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि आपको लास्ट डे पेपर पे क्या लिखना है। तो फर्स्ट डे से आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये किताब ख़त्म करनी है, नहीं। आपको ये देखना है कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या-क्या है और हर पॉइंट, हर मुद्दे पे आपके पास इनफ मटेरियल है या नहीं, कुछ आप लिख पाओगे या नहीं। फोकस करना चाहिए एप्लीकेशन पे, आपने जो पढ़ा है उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर पाओगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन क्लियरिंग यूपीएससी। यूपीएससी की एग्जाम के लिए मटेरियल्स की बात करें तो कौन सा मटेरियल्स यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़्यादा बेहतरीन है? तो इसमें एक्चुअली कोई सेट मटेरियल नहीं है कि आप ये पढ़ोगे तो आप पक्का क्लियर हो जाओगे, और ऑनलाइन बहुत सारी मतलब मटेरियल्स अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो मटेरियल तो बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिविजन कितना कर रहे हो। मतलब आपने जो भी मटेरियल चूज़ किया फिर उसके बाद आप उसका रिविजन बार बार करो, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम लिखने में बहुत कम टाइम रहता है। मतलब एक क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, समझना है वो पूछ क्या रहा है, फिर आपको उसको जवाब भी देना है 5 मिनट में। तो ये सब कर पाने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे आपने जो पढ़ा है। तो 100 बुक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप 10 बुक को 10 बार पढ़ लो। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा मंत्र देना, क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि आप हिम्मत मत हारो, और अगर आपको वाकई में पब्लिक सर्विस करनी है और आपको वाकई में अगर आपका सपना था कि आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो एंड तक डटे रहो और ये सोच के रखो कि अगर नहीं भी होगा तो आप अपने दिमाग में एक बैकअप प्लान रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। पर हिम्मत नहीं हारना है, सोचना है कि एग्ज़ाम ऐसा ही है, अगर नहीं भी हुआ तो मेरी कोई गलती नहीं है। लिमखेड़ा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लिमखेड़ा के एएसपी होते हुए? लिमखेड़ा की एएसपी होते हुए मैं लिमखेड़ा की जनता को ये कहूँगी कि आपको कोई भी समस्या हो आप बेझिझक मेरी ऑफिस में आ सकते हैं और हम बात करेंगे, साथ में बैठ के हम आपके प्रॉब्लम्स का समाधान निकालेंगे। और कोई भी सिचुएशन में आपको आत्महत्या या इस तरह के कुछ गंभीर स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस हमेशा आपके साथ है, आप जब कॉल करोगे हम तत्पर, आप अपनी ड्यूटी पर ही हैं, तो आप जब आओगे हम आपको ज़रूर सुनेंगे। तो ये थे हमारे साथ लिमखेड़ा एसडीपीओ विशाखा जैन जी। आगे हम आपको ऐसे ही किसी सक्सेस से मिलवाएंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त।